नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 29 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में, यानी राष्ट्रीय मामलों में। पहली खबर है, गोवा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट। दोस्तों गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त प्रदेश बनकर उभर कर आया है, यानी गोवा हैज इमर्ज एज द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन द कंट्री। गोवा चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और गोवा कहाँ अवस्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है, ऊपर महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटका। तो यह 3 सालों से गोवा में एक भी रेबीज के केस नहीं मिले हैं। द फीट हैज बीन अचीव अंडर द बैनर ऑफ द मिशन रेबीज। किसके तहत? मिशन रेबीज प्रोजेक्ट के तहत यह उपलब्धि हासिल की गई है। तो यह जो है मिशन रेबीज जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का अभियान है। यानी ऑन द ओकेजन लाउडेड द मिशन रेबीज project a central government campaign through which Goa's endeavor to become a rabies free state and gain momentum. दोस्तों मिशन रेबीज परियोजना क्या है? तो इट इज ए चैरिटी इनिशियली स्टैब्लिश एज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विस। यानी यह एक ऐसी संस्था है, चैरिटी है, जो शुरू में वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विस के द्वारा एक पहल के रूप में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इट इज यूनाइटेड किंगडम बेस्ड, यानी यूके बेस्ड चैरिटी ग्रुप है फॉर एनिमल्स। तो मिशन रेबीज वर्क्स विथ वन हेल्थ अप्रोच, यानी यह वन हेल्थ अप्रोच के साथ काम करता है। इन 2013 इंडिया, यानी कह सकते हैं इट वाज लॉन्च इन 2013 विद एम ऑफ वैक्सीनेटिंग 50,000 डॉग्स अगेंस्ट रेबीज इन इंडिया। यानी 50,000 कुत्तों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना यहाँ की गई थी। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड, राजस्थान, असम राज्यों में काम किया गया। अब यहाँ पर आती है बात कि रेबीज है क्या। तो रेबीज इज ए कंटेजियस डिजीज दैट कैन अफेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यानी यह जो है मनुष्य सहित सभी प्रकार के गर्म खून वाले जीवों को यह इफेक्ट डालता है। The disorder is transmitted by the saliva of an infected animal and is caused by the neurotropic lysivers, इसको कहते हैं, that impact the salivary glands and the सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जैसे आप देखते हैं कुत्तों में जब वो बैठते हैं, हांफते रहते हैं, जीभ उनकी बाहर निकली रहती है, उससे सलाइवा टपकता रहता है। तो वो अगर कुत्ता किसी को काटता है तो यह जो है वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स एंड स्क्रैचेज ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। इसीलिए देखिए घर में जो हम लोग पालतू जानवर रखते हैं तो उनको वैक्सीनेटेड कराते हैं, तभी रखते हैं। उसके काटने के बावजूद भी हम लोग अपने भी वैक्सीन लगवाना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो इसका प्रभाव फिर से उभर करके आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 59,000 पीपल वर्ल्ड वाइड डाई एवरी ईयर ड्यू टू रेबीज। और दोस्तों उनमें से 90% रेबीज जो है संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। तो भारत में करीब 36% वर्ल्ड का जो ये टोटल डेथ रेट है उसमें 36% इंडिया का पार्ट है। यानी 18 to 20,000 जो है भारत में मृत्यु हो जाती है रेबीज से। इसमें जैसे कि ज़्यादातर, हालांकि इसमें और भी जंगली जानवर भी हैं, पालतू पशु हैं, बिल्ली, कुत्ता और भी बंदर, ये सब आते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो खबरें आती हैं रेबीज यानी डॉग का नाम ही लिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि पी, यानी अग्नि प्राइम इसको कहेंगे। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो सक्सेसफुली टेस्ट फायर ए बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग ए न्यू जनरेशन
अग्नि क्लास न्यूक्लियर वॉरहेड। दिस इज सरफेस टू सरफेस। ये भी कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी, अग्नि या जितनी भी नाग जो मिसाइलें हैं कौन सी सतह से सतह मार करने वाले हैं, यानी सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस। तो इस तरह की इनको अलग अलग एक कैटेगरी बना करके इनकी लिस्ट बना लीजिए, कौन सरफेस टू सरफेस मार करती है। इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। तो यह जो है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इसको सफलतापूर्वक सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये व्हीलर आइलैंड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि पी, यानी यह अग्नि प्राइम का पहला सफल परीक्षण है। और अग्नि प्राइम अग्नि 1 मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, इंप्रूव्ड वर्जन है। अग्नि फर्स्ट वाज ए सिंगल स्टेज मिसाइल वेयर एज अग्नि प्राइम हैज 2 स्टेज, यानी इसमें दो जो है चरण, 2 स्टेज होते हैं, जबकि अग्नि 1 में एक ही होता है। और अग्नि प्राइम का जो वेट है इसके जो पिछले वर्जन से हल्का है। इट्स वेट इज लाइटर देन अग्नि 4 विच रेंज इज 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 विथ ए रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर। तो इस तरह से अग्नि फर्स्ट का जो परीक्षण 1989 में किया गया था, 2004 में इसे सेना में शामिल किया गया था। इसकी जो मारक क्षमता है 700 टू 900 किलोमीटर है। तो यह भी जो है ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। यूक्रेन एंड यूएस टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सी ब्रीज, इसका नाम दिया गया है सी ब्रीज 2021 इन ब्लैक सी। अब देखिए दोस्तों, यही इस हेडलाइन से ही 3 प्रश्न आपको निकल रहे हैं। एक तो यह जो सैन्य अभ्यास है किस सागर में हो रहा है, तो ब्लैक सी दे देगा, मारमरा सी दे देगा, एजोव सी दे देगा, एड्रियाटिक सी दे देगा, मेटेरियन सी दे देगा। फिर यह कौन कौन, यूएस एंड यूक्रेन, इसके साथ साथ 30 अन्य देश भी हैं, नाटो के भी मेंबर आएंगे ही। तो यह एक्सरसाइज, और इसका नाम क्या दिया गया है, सी ब्रीज। तो 3 इसमें प्रश्न बन रहे हैं। तो अमेरिका और यूक्रेन संयुक्त रूप से यह सैन्य अभ्यास सी ब्रीज शुरू कर दिया है। और यह 30 other countries will also participate in this military exercise which had started in 1997, but Russia has asked to postpone the exercise for the time being। यानी रूस ने इस अभ्यास को फिलहाल टालने के लिए कहा है और वह विरोध जता रहा है इस पर। जैसे कभी हम देखिए कि अगर साउथ चाइना सी में भारत अगर कोई सैन्य अभ्यास करने पहुंच जाता है तो वहां पर चीन को काफी आपत्ति होती है। तो उसी तरह से यहां पर रूस, चूंकि इन सब क्षेत्रों पर रूस अपना कायम करना चाहता है, अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। तो ऐसे में वैसे भी यूक्रेन और रूस का विवाद आप लोगों ने सुना ही होगा, 2014 में क्रीमिया वाला पार्ट पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से रूस को G7 से, पहले G8 हुआ करता था, अब ये G7 रह गया, तो 2014 में इसे निकाल दिया गया। तो यह सैन्य अभ्यास ब्लैक सी और दक्षिणी यूक्रेन में होगा। तो इस तरह से द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग सी ब्रीज इज टू fundamentally strengthen the navies of the countries participating in the exercise so that peaceful situation is maintained in the sea areas। तो इसके करने का मकसद ये है कि समुद्री क्षेत्रों में शांति को स्थापित करना। और इस तरह से सी ब्रीज 2021 follows heightened टेंशन बिटवीन नाटो कंट्रीज एंड मॉस्को। तो इस तरह से 2021 नाटो देशों और मॉस्को के बीच बड़े तनाव का अनुसरण करता है। और नाटो में कंट्री वर्तमान में कितनी है, 30 कंट्री है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, बता चुका हूं, तब 12 देश हुआ करते थे, अब बढ़ करके 30 कंट्री हो गए हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है और यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें नाटो के सदस्य, इसमें 30 जहाज, 40 विमान, अमेरिकी मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस रॉस, यूएसएस मरीन कॉर्प्स, ये सब शामिल हो रहे हैं इस अभ्यास में। और यहां पर देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन कीव एंड मॉस्को हैव डिटेरियोरेटेड ओवर रशियाज एनेक्सेशन ऑफ द क्रीमियन कोस्ट। यानी यह देख सकते हैं कि ये क्रीमिया के तट पर, क्रीमियन जो कोस्ट है, रशिया सपोर्ट फॉर ए सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो रूस द्वारा क्रीमिया के तट पर कब्जा, मैंने बताया थी 2014 में ही कर दिया था, जिसकी वजह से G8 से इसको निकाल दिया गया। तो यह भी पॉइंट है, फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं। ये ब्लैक सी है, सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज एन इंपॉर्टेंट सी
और 25 ऐसी कंट्रीज के जो ड्रेनेज पैटर्न है, नदियां हैं, वो इसी में आकर के मिलती हैं। और ये रसिया इसको टच करता है, यहीं पे सी ऑफ एजोव है, और यहीं यूक्रेन है, ये मालडोवा है, इसकी राजधानी चिसिनाउ है, लेकिन मालडोवा इसको टच नहीं कर रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये यूक्रेन वाला पार्ट है, ये क्रीमिया वाला पार्ट है, इस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और यह बुल्गारिया भी इसको टच कर रहा है, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट। और ये डैन्यूब नदी देख रहे हैं ना, डैन्यूब नदी यह जो है इसी से होकर आती है, कहाँ से आती है? स्विट्जरलैंड से, और यह आकर के काला सागर में गिरती है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण, यही नीपर नदी भी यहीं गिरती है, नीस्टर नदी भी यहीं गिरती है, यह सब महत्वपूर्ण, डॉन नदी भी यहीं गिरती है। तो ये सब याद रखेंगे। और यह नीचे टर्की है, सी ऑफ मार्मरा है, डार्डेनलीज जल संधि भी यही है, इसको देखिएगा। अब बढ़ते हैं, चाइना बिल्ड द लार्जेस्ट डैम एंड स्टार्टेड 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट्स। चीन ने बनाया सबसे बड़ा बांध, शुरू की 2 पन बिजली इकाइयां। तो चाइना क्लेम टू हैव बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। वह जो है ये दावा कर रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने का दावा कर रहा है। चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स सेड ऑन द ओकेजन ऑफ द 100th anniversary the country has been gifted the world's largest hydro power प्लांट। यानी 100वीं वर्षगांठ पर देश को विश्व के सबसे बड़े हाइड्रो पावर संयंत्र का तोहफा दिया जाएगा। चाइना कमीशन 2 यूनिट ऑफ ए लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन ऑन दिस लार्ज डैम इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री। द स्टेशन इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड विल कॉस्ट अराउंड $34 बिलियन। और यह जो है द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड ऑन जिंगसा रिवर, द अपर रीचेज ऑफ द यांगटीसी रिवर एंड एक्सटेंड टू द साउथ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ यूनान एंड सिचुआन प्रांत तक यह फैला है। चाइना हैज बिल्ट 3 बिग डैम ऑन द यांगटीसी क्यांग रिवर एंड इज प्रिपेयरिंग टू बिल्ड ए बिगर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत नियर अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। इसकी वजह से ये वाली जो घटना हुई थी, इस पर भारत और चीन के बीच काफी तनातनी हो गई थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 220 बिलियन युआन। ये ध्यान रखेंगे। द टोटल कैपेसिटी ऑफ, यह कह सकते हैं कि बैहातीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज रिपोर्टेड टू बी 16 मिलियन किलोवाट एंड इट हैज 16 पावर जनरेटिंग यूनिट्स। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और चीन को कहा जा रहा है कि अगले 400 सालों तक यह बिजली दे सकता है। अब बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा मानचित्र में देख रहे हैं ना, ये जिंगसा रिवर है, ये जो रेड रेड दिखा रहे हैं ना स्पॉट, ये जो है सिलेक्टेड डैम प्रोजेक्ट है। इतने सारे डैम प्रोजेक्ट चीन में चल रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, यांगजी रिवर है, यह जो है, तो यहाँ की जो मेन नदियां हैं, यांगटीसी क्यांग, सिक्यांग, हुआंगहो, जिंगसा, ये सब और छोटी छोटी नदियां, तो ये याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पिग स्पीसीज पिग्मी हॉग, क्या नाम है इसका? पिग्मी हॉग रिलीज्ड इन आसाम्स मानस नेशनल पार्क। तो दोस्तों यह संकटापन्न जाति है, इसे रेड डेटा लिस्ट में डाल दिया गया है यूसीएन की। दुनिया की सबसे छोटी सुअरों की प्रजाति है, इसका नाम है पिग्मी हॉक। तो इसको संरक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे जो है विलुप्त होती नजर हो रही है। यही कारण है कि मानस नेशनल पार्क में इसे छोड़ा गया है। द कंट्रीज एनिमल कंजर्वेशन आर constantly trying to save it, and in a similar vein as a conservation program to increase the population of this endangered pygmy hog species and has been released in the forest of northeast India। और वो भी कहाँ? मानस नेशनल पार्क में। These pig have been released into wild in the मानस नेशनल पार्क in असम। और मानस दोस्तों हाथियों के लिए भी जाना जाता है, और ये मानस नेशनल पार्क एकदम भूटान की सीमा पर ही अवस्थित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। इसका साइंटिफिक नेम पिग्मी हॉक का क्या है? पोर्कुला साल्वेनिया। क्या नाम है? पोर्कुला साल्वेनिया,
याद हो जाएगा। द साइंटिफिक नेम ऑफ द पिग्मी हॉग इज पार्कुला सल्वेनिया, और यह लंबे, इट लिव्स इन लॉन्ग वेट मीडोज, लंबे घासों के मैदानों में, गीले घासों में यह रहती हैं। इट वॉज once found in the plains of the Himalayan region in India and नेपाल, भूटान, इन देशों में पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, these are यानी these rare creature is famous for its size, बहुत छोटी है, दुनिया की सबसे छोटी यह सुअर है, विच इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 65 सेंटीमीटर इन लेंथ, while its weight is only between 8 to 9 kg। पिग्मी हॉक दुनिया के सबसे छोटे सुअर हैं जो कि सुडाए परिवार से यह संबंध रखते हैं। 1960 में इसे विलुप्त मान लिया गया था। फिर इफ वी लुक एट रिपोर्ट रिलीज बाय IUCN, today there are only 100 to 250 adult for this species left in the world, यानी 100 से 250 वयस्क के ही बचे हैं, वो भी उनको संरक्षित जगहों पर रखा गया है। This is the reason why they have been kept in the category of endangered species, यही कारण है कि इन्हें हम संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखे हैं। In 1971 भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में भी यह पूरी तरह से विलुप्त हो गया था, बट अंटिल 1993 इट वाज फाउंड ओनली इन पार्ट्स ऑफ मानस नेशनल पार्क इन आसाम विच बॉर्डर विथ भूटान। ये देख रहे हैं ना, मानस नेशनल पार्क के ऊपर भूटान है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, ओरांग नेशनल पार्क है, लाखोवा है, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए प्रसिद्ध है, डिब्रू सैखोवा। तो इसको याद रखना, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट लगाने को भी एग्जाम में आ जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों यह 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से, सुना होगा बलिया डिस्ट्रिक्ट, चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई थी 1942 में, बलिया से ही थे, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह भी बलिया से ही थे, और बलिया बाउंड्री है बिहार और यूपी के बीच। यहां पर एक सुराहा ताल लेक पाई जाती है बच्चों, यह गोखुर लेक, ऑक्सबाउ लेक का एग्जाम्पल देती है। ऑक्सबाउ लेक का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करती है, वह है सुराहा ताल लेक इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज स्टार्टेड विद द एम ऑफ इंश्योरिंग availability of food to women to cook in safe and healthy environment। यह जो योजना चलाई गई है, जैसे गांव में, क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में औरतें जो है ईंधन से, जो लकड़ी से खाना बनाती हैं, तो उसकी वजह से धुआं, कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो खाना जहां पर बनता है वहां पर रहती हैं महिलाएं, 400 सिगरेट पीने के बराबर धुआं उनके फेफड़े में जाता है। तो अंडर दिस स्कीम विद द टैगलाइन क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ, फ्री गैस कनेक्शन वेयर गिवन टू द वुमेन फॉर अ पुअर फैमिली, यानी गरीब परिवार के लोगों को यह दिया जाएगा जो कि जिनके पास बैंक का खाता हो, 18 ईयर ओल्ड हो एंड BPL कार्ड हो। और दिस प्रोजेक्ट इज, कह सकते हैं कि अंडर, जैसे कभी कोई पूछ लेता है ना कि दिस स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री, तो क्या बोलोगे, दिस स्कीम इज रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम and natural gas। Apart from this, the government also provide financial assistance of 1600 rupees BPL family for LPG collection। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, 1600 रुपए की वित्तीय सहायता देती है, यह भी महत्वपूर्ण है, और इसे सरकार ही वहन करती है। लाभार्थियों को सिर्फ चूल्हा खरीदना पड़ता है, और द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड सेंसस 2011। और इसका जो लक्ष्य है कि जो फर्स्ट स्टेज में 5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराना था, जो कि यह लक्ष्य हम 2018 में ही हमारी सरकार ने पूरा कर लिया था। 2020 तक 7.4 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके थे, और 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस तरह से दिस इज ए यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन फ्री LPG डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। और WHO इवन इंटरनेशनल एनर्जी इंस्टीट्यूशन ने भी इस योजना की सराहना की है। और द फाउंडेशन ऑफ दिस स्कीम वाज लेड थ्रू द गिव इट अप सब्सिडी कैंपेन चलाया गया था। जिन लोगों को सब्सिडी मिलती है और वह पैसे देने में सक्षम है, तो इसे गिव इट अप कर दें, वह सब्सिडी न लें, जिससे कि गरीबों का लाभ हो जाए। और इसका जो इस कैंपेन का फायदा देखिए कि करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों ने गैप
इस सब्सिडी को छोड़ दिया और इसके जरिए करीब 5000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो यह महत्वपूर्ण योजना है। अब वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में के वेणुगोपाल टेन्योर एज अटॉर्नी जनरल एक्सटेंडेड बाय अनदर ईयर। फिर से एक साल के लिए, पिछले साल एक साल के लिए बढ़ा गया था, फिर बढ़ा दिया गया। अब ये 30 जून 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। और यह कौन है? यह हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। ही सितंबर में 90 ईयर ओल्ड हो जाएंगे और आर्टिकल 76 में भारत का एक महान न्यायवादी होगा, हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसे भारत सरकार का वकील कहा जाता है। भारत के किसी भी कोर्ट में सरकार की तरफ से सुनवाई करने का अधिकार इसे ही होता है। एंड आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति के विचार विमर्श में भी यह पार्टिसिपेट करता है। और इसके साथ साथ और क्या महत्व है? लोकसभा राज्यसभा में जब डिस्प्यूट हो जाता है तो ज्वाइंट सीटिंग में भी यह पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कास्टिंग वोट देने की बात आती है तो वह वोट नहीं दे सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकों और पुरस्कारों में। आर.के. सबरवाल अवार्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर मंगोलिया, द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, यानी ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया हमारे देश के इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी है, नवरत्न कंपनी है और इसके यह डायरेक्टर एमडी निदेशक हैं। इनको द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है और इट इज हाईएस्ट अवार्ड ऑफ मंगोलिया। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। तो यह द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड जो है ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी कैपिटल उलान बटोर है। इसकी करेंसी मंगोलियाई टोग्रोग है, इसकी जो है करेंसी। और ये देख रहे हैं इट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार है। यहीं गोबी का भी मरुस्थल है। इट इज ए कोल्ड डेजर्ट एंड अल्टाई माउंटेन्स भी यही है। रशियन फेडरेशन, ये रसिया टच करता है। ये बैकाल लेक वर्ल्ड डीपेस्ट लेक कहाँ है? रूस में ही है। यहां पर आप देख रहे होंगे कजाकिस्तान, आपको लग रहा होगा कि ये टच करता है, लेकिन बीच में करीब 24 किलोमीटर की दूरी है। ये ध्यान रखेंगे। और यह ऊपर जो है रूस, नीचे चीन, इन दो देशों के मध्य यह स्थित है। चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में मंगोलिया में स्थापना की थी, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज। फेसबुक क्रॉसेस $1 ट्रिलियन मार्केट कैप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार $1 ट्रिलियन के पार इसका मार्केट कैप हो गया है। और इसके मालिक, इसकी अगुवाई किसकी बनी है? मार्क जुकरबर्ग। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पहुंच गया डॉलर के। और यह अमेरिका की 5वीं कंपनी हो गई है सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन एंड गूगल के बाद यह 5वीं अमेरिकन कंपनी है जो यह आंकड़ा पार की है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और यह 2012 में ही आईपीओ और कंपनी के $104 अरब के मार्केट कैप के साथ बाजार में डेब्यू किया था। हालांकि 2018 में इसमें 19% की गिरावट आई थी, लेकिन बाद में इसने कंट्रोल कर लिया। तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। इंडियन आर्चर ओलंपिक दीपिका कुमारी अतनु दास विंस गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3। देखिए कितना संजोग, कितना अच्छा है कि यह दोनों पति पत्नी भी हैं। इंडिया वॉन 3 गोल्ड मेडल इन ऑनगोइंग आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 टूर्नामेंट इन Paris. The country has got 4 gold medal in the tournament so far. यानी अभी तक 4 स्वर्ण पदक हो गए भारत के। दीपिका कुमारी ने एक दिन में देश को 3 गोल्ड दिए। First, she along with husband अतनु दास टारगेटेड गोल्ड इन द मिक्स इवेंट, यानी मिक्स इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता। तो यह पति पत्नी की जोड़ी ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। इसके बाद दीपिका के नेतृत्व में ही भारतीय महिला रिकवर टीम ने भी गोल्ड जीता। इस टीम इवेंट में भारत ने मैक्सिको के 5-1 के साथ शिकस्त दी। और इसमें जो रिकवर टीम थी, इसमें दीपिका के अलावा अंकिता भगत,
कोमोलिका बारी भी शामिल रहीं और दीपिका ने व्यक्तिगत इवेंट में भी देश को गोल्ड दिलाया। इसमें उन्होंने रूस की एलिना आसिपोवा को 6-0 से मात दी। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 इवेंट में, एक तो पति पत्नी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, एक अपना सिंगल प्रतिस्पर्धा में, एक रिकवर टीम, तो 3 गोल्ड। तो इस तरह से भारत के 4 गोल्ड हो गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, राही सरनोबत विंस गोल्ड मेडल इन शूटिंग वर्ल्ड कप। राही सरनोबत ने निशानेबाजी विश्व कप में जीता स्वर्ण पदक। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनु भाकर 7वें स्थान पर रहीं। तो मौजूदा विश्व कप में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। तो ये भी पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, आज महत्वपूर्ण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। आज अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये आप ग्लोब में देखते हैं, जैसे ये क्या है, यह विषुवत रेखा है, फिर 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इसी को कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसके बाद टेम्परेट रीजन आ जाता है। तो यह जो है उष्ण, नाम से ही उष्ण क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल रीजन, तो यह गर्म प्रदेश होता है। विश्व की 90% मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पाई जाती हैं, जैव विविधता यहीं पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो यह हमारा भारत भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के 8 राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरते हैं। तो आज अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है 29 जून को, और यह 2016 को यह किया गया था, कि घोषणा की गई थी कि मनाया जाएगा। और इस बार का जो थीम है अंतरराष्ट्रीय दिवस ट्रॉपिक्स में, डिजिटल डिवाइड है। और दोस्तों आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। हर साल 29 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है पीसी महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना। उन्हीं की जन्म तिथि है, 1893 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। महालनोबिस इज मेनली रिमेंबर्ड फॉर द सैंपल सर्वे मेथड डेवलप्ड बाय हिम। तो ये सैंपल सर्वे जो नहीं आता, तो इन्हीं के द्वारा यह विकसित किया गया था और भारत सरकार ने 2007 से इसे मनाने का निर्णय लिया। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आप ही लोगों की मांग पर आज हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। एक लोगों ने कहा कि सर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो आपका नंबर अगले इस एपिसोड में आएगा। तो इस एपिसोड में हालांकि नेशनल पार्क आज हमने 50 ही लिए हैं, टोटल 106 से तक हो गए हैं, तो उसको जो है हम 2 भागों में बांट लिए हैं। तो आज 50 जो है नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है, हरिना वनस्थली भी तेलंगाना में है और मृगवाणी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है और मुलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सैखोवा बताया था ना, सबसे पूरब में स्थित, असम का सबसे पूरब में स्थित। काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, मानस नेशनल पार्क हाथियों के लिए, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, एक और अभी जो है अभी पिछले महीने हमने न्यूज में बताया था, याद रखना, और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में एकमात्र है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी भी छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। इसी तरह महावीर नेशनल पार्क, मोलेम इसको कहते हैं, गोवा में है। ब्लैक बग नेशनल पार्क गुजरात में है। गिरी फॉरेस्ट यहाँ पर जो है एशियाटिक लॉयन के लिए जाना जाता है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, वंसदा नेशनल पार्क ये गुजरात, वाइल्ड एस भी यहाँ पाए जाते हैं, जंगली गधों के लिए जाना जाता है, वह कच्छ की खाड़ी में है। और कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला भी हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा भी हिमाचल प्रदेश में ही है। सिबिल बारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। दाची ग्राम नेशनल पार्क हंगुल के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क यह जो है जम्मू कश्मीर, अब इसे हटा दीजिएगा प्लीज, इसको ठीक कर लीजिएगा, अब ये अलग हो गया, लद्दाख क्षेत्र में आएगा, ध्यान रखेंगे। हेमिस नेशनल पार्क, किस्तावर नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी भी है,
जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से यह इंग्लिश में हमने दिया है और हिंदी दोनों में। बेतला ये झारखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। बनेरघट्टा इट इज फेमस फॉर बटरफ्लाई, या जो है मक्खी या कि जो है तितलियों के लिए जाना जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। माथिकेटन नेशनल पार्क, पेरियार भी केरल में है हाथियों के लिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांति घाटी, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाया जाता है। अनाईमुदी के 16 नेशनल पार्क केरल में ही है। पंबा दुमशोला नेशनल पार्क। इसी तरह से मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, मानव, माधव, हाँ याद रखना, इसी में कान्हा किसली भी कहते हैं इसको। मंडल, पौधागिरी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, 5 की चर्चा, 4 और हैं, तो उसको अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस। जीवाश्म पार्क भी यही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है नीतू गौतम, ज्योति गर्ग, सुभाष रानी, रुपिंदर कौर, त्रिवेणी बघेल, अदिति, नाइम अंसारी, श्रवण खालिंग, मंटू कुमार, गौरव सिंह, उज्जवल चौबे, मधु आशुतोष, रेणु बाला, अभिषेक कश्यप, एस प्रभु लामनी, एकता, मिली, नाइम अंसारी, आयशा रहमान, रवि राज, मोहम्मद हसन, अंकिता राठौर, दिव्यांशी सिंह, साई तेजा डुग, सूरज उपाध्याय, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। 27 को भी आप लोगों ने 27-28 के जो लोग प्रश्न पूछे थे, ज्योति गर्ग ने पूछा था कि कोचीन एयरपोर्ट को मसाला बंदरगाह क्यों कहा जाता है। यहाँ पर अब जब आपको पता है कि केरल को मसालों का घर कहा जाता है, यहाँ इंडियन कार्डेमम रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लोव, लौंग, ये सब पाया जाता है, इसीलिए इसको मसालों का घर कहा जाता है। तो यहाँ से इस बंदरगाह से हम निर्यात करते हैं मसालों का, इसीलिए इसको मसाला पोर्ट कहा जाता है। और आपने एक प्रश्न और भी पूछा था कि मेडागास्कर में जब वो लोग जो है पर्यावरण को क्षतिग्रस्त नहीं करते तो उनके ऊपर इसका असर क्यों पड़ रहा है। तो अब आप देखिए कि जैसे भूटान देखिए नेचुरल है, वहां पर बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो उसमें तो सभी आएंगे ना। ये देखिए कि इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पर हरे भरे जल सब कुछ है, उसी की वजह से हो सकता है कि कुछ पोल्यूशन कम है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ेगा तो वो भी तो उसके उस जहद में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मेडागास्कर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वह नेचुरल ढंग से रह रहा है, वह पर्यावरण को अवक्रमित नहीं कर रहा है, लेकिन आप यह बताइए कि हम लोगों ने जैसे ग्लोबलाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, तो जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वह पिघल कर कहाँ जाएगा, वह बर्फ का जो पिघल कर समुद्र में आएगा, और समुद्र का तल बढ़ेगा तो मेडागास्कर तो समुद्र के बीच में ही अवस्थित है ना, सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड है कि नहीं, तो वो क्या होगा, डूबता चला जाएगा। तो इसी तरह से अगर वर्षा का कम हो रहा है तो सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, तो इस तरह से वह प्रभाव तो सभी को झेलना पड़ेगा ना। वही तो गलती एक, लेकिन उसका भुगतान तो सबको करना पड़ेगा। और आज प्रश्न आपने किया हुआ है, हाँ, एक और नाइम अंसारी जी ने पूछा था कि सती के जो अंग कट कट के गिरे थे वह 51 शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ कराची में भी है, माता सती का आंख वहां पर गिरा है, तो इस तरह से उनका एक एक अंग 51 जहां जहां गिरा वह शक्तिपीठ बनता चला गया। और ज्योति गर्ग ने एक और प्रश्न पूछा है आज की डेट में, उन्होंने पूछा है क्वार्टरने गेम्स क्यों होते हैं। यह गेम्स जो है ये शहर है फिनलैंड में, तो वहां पर हो रहा है, इसलिए इसको क्वार्टरने गेम 2021 दिया गया। उसको मैप में देखिएगा, वहां का शहर है ये, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सी हैव यूक्रेन एंड यूएस स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड सी ब्रीज 2021। अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, Black Sea and Red Sea. Next question है, recently the world's smallest pig species pygmy hog has been released in which national park of Assam? Dibru Sakhova, Manas National Park, Orang National Park, Kaziranga National Park. And next है, from which state was the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana started on 1st May 2016? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ के वेणुगोपाल हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 year.
विच पोस्ट इज ही होल्डिंग, यानी किस पद पर वह आसीन है वर्तमान में। वह कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल है, कैग हैं, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, या इलेक्शन कमिश्नर है, या लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के सबरवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ which country called the order of the polar star? South Korea, Mongolia, Japan and Afghanistan. Next question है, which is the fifth US company whose market cap has crossed $1 trillion on June 28, 2021? Google, Microsoft, Facebook, Amazon. And next question है, Rahi Sarnobat is related to which sport? Archery, shooting, बॉक्सिंग या चेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 28 जून या 29 जून। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द पेरियार नेशनल पार्क सिचुएटेड? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।